क्या हो कि अगर सरकार को बैठे बिठाए इतने रुपए मिल जाएं कि देश में 494 एम्स बन जाएं, या फिर 10,000 वंदे भारत ट्रेनें बन जाएं, या फिर 11 दिल्ली मुंबई जैसे एक्सप्रेसवे बना दिए जाएं। सरकार भी कहेगी कि मजे ही मजे, पर इन सब में तो लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा होगा। फिर आप सोच रहे होंगे कि ये ख्वाहिशें सोचना आसान है, लेकिन ये पैसा कहाँ से आएगा। असल में देश की लीडिंग रेटिंग एजेंसियों में से एक है केयर एज की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी एंटरप्राइजेस, बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों में 49% तक के डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए सरकार को 11.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई हो सकती है। क्या है ये डिसइन्वेस्टमेंट, इससे सरकार को और उससे फिर आम आदमी को कैसे फायदा होता है? इस रिपोर्ट में लाखों करोड़ों रुपए की कमाई के लिए सरकार को कौन सा प्लान सुझाया गया है? आज के शो में हम इन्हीं सवालों के जवाबों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। आगे बढ़ने से पहले हम शुरुआत ही सबसे पहले करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट से। डिसइन्वेस्टमेंट यानी अपने इन्वेस्टमेंट या संपत्ति को बेचना। कई बार प्राइवेट एंटरप्राइज अपनी किसी फर्म या फिर सरकार अपनी किसी कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट करती है। इसके दो तरीके होते हैं। पहला, आप पूरी की पूरी कंपनी ही बेच दीजिए, जैसा सरकार ने एयर इंडिया के साथ किया था। पूरी कंपनी टाटा को बेच दी, इसे स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। दूसरा होता है कंपनी में कुछ हिस्सेदारी बेचकर, जैसे LIC में बेची गई थी। इसे ऑफर फॉर सेल का तरीका कहते हैं। इसके अलावा कंपनियों के केस में FPO, IPO, ETF और शेयर बायबैक, और बैंकों के केस में मर्जर वगैरह के जरिए डिसइन्वेस्टमेंट को अंजाम दिया जाता है। इसमें भी एक पेंच है। हिस्सेदारी का प्रतिशत ही ये फैसला करता है कि कंपनी में आपकी कितनी चलेगी। अगर कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर बेच दिए जाएं तो कंपनी में मैनेजमेंट का हक भी ट्रांसफर हो जाता है, उसे चला जाता है जो हिस्सेदारी खरीदता है। इसे मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। जबकि माइनॉरिटी स्टेक सेल में 49% या उससे कम हिस्सा बेच दिया जाता है। कंपनियां डिसइन्वेस्टमेंट इसलिए करती हैं ताकि उन पैसों से बिजनेस को बढ़ा सकें, और सरकार इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट करती है ताकि वो अपनी कमाई बढ़ा सके। जब रेवेन्यू बढ़ता है, कमाई बढ़ती है, तो सरकार आम लोगों के लिए यानी हमारे और आपके लिए खाने पीने की चीज़ों पर, फ्यूल पर, फर्टिलाइजर सब्सिडी और मनरेगा जैसी चीज़ों पर आराम से पैसे खर्च कर पाती है। हम यहाँ पर सरकारी डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। डिसइन्वेस्टमेंट के लिए अमूमन ऐसी कंपनियों को चुना जाता है जो या तो घाटे में चल रही हैं, या ऐसी मजबूत कंपनियां जो बहुत ही दमदार परफॉर्म कर रही हैं और उनमें कुछ हिस्सेदारी भर बेचने से ही सरकार को अच्छी खासी कमाई हो सकती है। जैसे 2022 में LIC का डिसइन्वेस्टमेंट किया गया था। लाइव मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक LIC का IPO से सरकार ने 3.5% हिस्सेदारी बेचकर 22,000 करोड़ रुपए कमाए थे। डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर दो तरीके के मत चलते हैं। कुछ एक्सपर्ट इसे सही बताते हैं। यहाँ अंग्रेजी का एक फ्रेज बार बार उपयोग किया जाता है, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस ऑफ बीइंग इन बिजनेस, माने सरकार को बिजनेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सरकार का काम नहीं है। लेकिन कुछ विशेषज्ञ इसे गलत मानते हैं। उनके मुताबिक कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स जैसे कि बैंकिंग, स्पेस, रेलवे, एयरलाइंस वगैरह में सरकार को अपनी पकड़ रखने के लिए बिजनेस में रहना ही होता है। एयर इंडिया का उदाहरण ले लेते हैं। सरकार ने इसमें अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी, मतलब एयरलाइन स्पेस में अब सिर्फ और सिर्फ निजी कंपनियां हैं। सरकार की मौजूदगी वहां जीरो है। डिसइन्वेस्टमेंट का विरोध करने वाले इसे जीरो प्रेजेंस से ऐतराज जताते हैं। उनका मत है कि कुछ सेक्टर्स में सरकारी कंपनियों की मौजूदगी होनी चाहिए। भले मैनेजमेंट आप प्राइवेट हाथों में दे दीजिए, लेकिन मालिकाना हक सरकार के पास हो। बहरहाल, डिसइन्वेस्टमेंट की थ्योरी समझ ली हमने। अब हम जानते हैं कि पिछले 5 सालों में सरकार ने इस थ्योरी के जरिए यानी डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए अभी तक कितनी हिस्सेदारी बेची है। डिसइन्वेस्टमेंट का काम दीपम देखती है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ये डिपार्टमेंट वित्त मंत्रालय के अधीन है। उसके मुताबिक पिछले 5 सालों में सरकार ने 1,85,000 करोड़ रुपए हिस्सेदारी बेचकर कमाए हैं। अगर 2014 से डेटा पर नजर डालें तो तब से अब तक डिसइन्वेस्टमेंट से सरकार को 5.2 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई है, लेकिन ये सरकार की उम्मीदों से काफी कम है। दीपम के आंकड़ों के मुताबिक FY21 को छोड़कर सरकार ने पिछले 5 सालों में अपनी मर्जी के मुताबिक डिसइन्वेस्टमेंट करने में असफलता ही पाई है। डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट मिस हुए हैं। ये टेबल देखिए। FY20 में 65,000 का टारगेट था और अचीव हुआ 50,300 करोड़ का।
FY21 में टारगेट था 32,000 करोड़ का, हासिल हुआ 32,886 करोड़। FY22 में टारगेट था 65,000 करोड़ का, अचीव हुआ 13,534 करोड़। FY24 में टारगेट था 51,000 करोड़ का और हासिल हुए सिर्फ 16,507 करोड़ रुपए। सरकार काफी समय से कुछ कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने की कोशिश कर रही है, जैसे कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पवन हंस और कॉनकॉर। ये तो था पिछले 5 सालों में डिसइन्वेस्टमेंट का ओवरव्यू। अब समझते हैं कि सरकार के लगातार डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट चूकने के बारे में केयर एज की ये रिपोर्ट क्या सुझाव देती है। केयर एज ने 4 जुलाई को ह्यूज डिसइन्वेस्टमेंट पोटेंशियल बट हर्डल्स रिमेन नाम की एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी उपक्रम, बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों की मौजूदा मार्केट कैप और वैल्यू को देखें तो इनसे कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। जैसे अगर इन कंपनियों की 51% हिस्सेदारी अपने पास रखकर बाकी पूरी हिस्सेदारी को बेच दिया जाए तो उससे सरकार को 11.5 लाख करोड़ रुपए मिल सकते हैं। रिपोर्ट में क्या सुझाया है उसे जरा डिटेल में समझते हैं। केयर एज की रिपोर्ट ने कुछ अर्थशास्त्रियों के हवाले से लिखा है कि करंट मार्केट कैप के हिसाब से डिसइन्वेस्टमेंट का एक प्लान तैयार किया जाए। इस प्लान में 59 लिस्टेड सरकारी कंपनियों और 15 सरकारी बैंकों और इंश्योरेंस फर्मों का आकलन किया गया। इन सभी कंपनियों, बैंकों और इंश्योरेंस फर्मों में सरकार के पास 51% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। रिपोर्ट में जो 11.5 लाख करोड़ रुपए का एस्टिमेट दिया गया है उसमें से 5 लाख करोड़ रुपए CPSE में हिस्सेदारी की बिक्री से आए गए हैं और 6.5 लाख करोड़ रुपए PSP और इंश्योरेंस कंपनियों की बिक्री से आए हैं। रिपोर्ट कहती है कि ये अधिकतम रकम है जो सरकार अपना मालिकाना हक मेंटेन करते हुए इन कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर कमा सकती है। रिपोर्ट में जिन सरकारी एंटरप्राइजेस की बात की गई है, जिनमें हिस्सेदारी बेचने की बात की गई है, उनमें से टॉप 10 नामों को देखते हैं। सबसे पहले CPSE पर नजर डालते हैं। टोटल 59 कंपनियों के लिस्ट में टॉप 10 में IRFC, HAL, कोल इंडिया, ONGC, मझगांव डॉक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, NHPC, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, त्रावणकोर, रेल विकास निगम, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेट KIOCL के नाम शामिल हैं। इन 10 कंपनियों समेत 59 में हिस्सेदारी बेचकर सरकार 5 लाख करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है। वहीं बैंकों और इंश्योरेंस वाली लिस्ट में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का नाम सबसे टॉप पर है, उसमें LIC, उसके बाद फिर जनरल इंश्योरेंस इंडिया। इसके अलावा बैंकों के लिस्ट में इंडियन ओवरसीज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, PNB, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम शामिल हैं। इन्हें और बाकी सभी प्रस्तावित बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों की बिक्री से 6.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई का कैलकुलेशन किया गया। ध्यान रहे कि ये जो बिक्री है वो 51% सरकार के पास रखकर बाकी बची हुई सारी हिस्सेदारी को बेचने के साथ कैलकुलेट की गई है। ये तो बात हुई कि किसको बेचने से कितना पैसा आ सकता है। अब समझते हैं कि आखिर एजेंसी ने ये सुझाव दिए क्यों। रिपोर्ट कहती है कि CPSE की परफॉर्मेंस सुधरी है। FY19 में 70 सरकारी कंपनियां घाटे में थी, जिनकी संख्या FY24 में घटकर 57 हो चुकी है। माने 5 सालों में 13 लॉस मेकिंग कंपनियां घाटे की जगह सरकार के मुनाफे का कारण बन गई हैं। FY19 में सरकारी कंपनियों का प्रॉफिट 1,43,000 करोड़ रुपए था। इन्हीं कंपनियों ने FY23 में 2,12,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा कर दिया। सेंसेक्स और निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। मतलब हिस्सेदारी बेचने के लिए ये बिल्कुल उचित माहौल है, मतलब सेट बिल्कुल तैयार है। हालांकि पुरानी समस्याएं जो हैं वो अभी भी दिक्कतें खड़ी कर सकती हैं, जैसे कि कुछ लेबर यूनियंस विरोध करते हैं जब भी सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने की बात आती है, तो उनकी तरफ से याचिकाएं दायर हैं हिस्सेदारी बेचने के विरोध में। इसके अलावा पूरी कागजी प्रक्रिया बहुत टाइम टेकिंग है, उसकी वजह से भी बहुत देरी होती है। इन सभी कारणों से निपटने का तरीका सरकार को ढूंढना होगा। इसके अलावा बीते कुछ समय से सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के लिए ऑफर फॉर सेल का रास्ता अपना रही है, यानी हल्की फुल्की हिस्सेदारी ही बेची जा रही है। जब तक भारी भरकम हिस्सा नहीं बेचा जाएगा तब तक कुछ खास कमाई नहीं होगी। केयर एज के चीफ इकोनॉमिस्ट रजनीश सिन्हा ने कहा, लगातार 5 सालों तक डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट मिस करने के बाद अब इसे नए अप्रोच से देखने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि मीडियम टर्म में ऑफर फॉर सेल के जरिए सरकारी कंपनियों में छुटपुटिया हिस्सेदारी बेचने से काम नहीं चलेगा। डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट पूरा करने के लिए बड़ी हिस्सेदारी बेचनी होगी, वो भी खासकर उन CPSE में जो लगातार घाटा करते आ रही हैं। फरवरी में पेश अंतरिम बजट में डिसइन्वेस्टमेंट से 50,000 करोड़ रुपए का टारगेट रखा गया था। जुलाई के आखिर में फुल बजट पेश होने वाला है, जिसमें सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट को जस का तस छोड़ सकती है। क्यों? क्योंकि सरकार के पास वित्तीय मोर्चे पर दबाव कम हुआ है।
दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिविडेंड के नाम पर सरकार को 2.1 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। अन्य सरकारी कंपनियों से भी सरकार को मोटा डिविडेंड मिला है, इसलिए सरकार की कमाई के मोर्चे पर राहत वाली स्थिति बनी है। अभी उसे बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं दिख रही है डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के, और लिहाजा वो डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के आराम से फैसला ले सकती है। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए ये सारी जानकारी जुटाई गई थी आकाश हमारे साथ ही, उनकी मदद से। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।